दोस्तों पिछले 2 साल से मैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ रहा हूँ और ऑनलाइन आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के और चार्ट वगैरह को एनालाइज़ करके तो मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आई है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो रिटेलर्स हैं, उनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो माइंडसेट का है। जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन सोच रहे हैं मार्केट में, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो डे टू डे ट्रेड्स लेते हैं, वो तरीका एकदम डिफरेंट है रिटेलर से। हम बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट और छोटी सोच के वजह से हम अपना लॉसेस वगैरह कराते हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो नॉलेज है ये आपके साथ शेयर की जाए। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप इंस्टीट्यूशंस के जो फुट स्टेप हैं, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। मतलब कि आपको ये तो पता नहीं चलेगा कि इंस्टीट्यूशन चार्ट पे कहाँ पे बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, वो आपको पता चलेगा थोड़ा स्मार्ट मनी कंसेप्ट और प्राइस एक्शन की नॉलेज से। लेकिन जो माइंडसेट है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी छोड़ के आप ये देखो कि इंस्टीट्यूशंस की जो साइकोलॉजी है, वो क्या होती है, किस तरीके से हम मार्केट में उसकी साइकोलॉजी से फ़ायदा उठा के ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है, ये पूरी की पूरी थ्योरेटिकल होने वाली है। मतलब कि चार्ट वगैरह का हम इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम थ्योरेटिकल समझने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, क्या उनका डिफरेंशिएशन फैक्टर क्या होता है। कि एक इंस्टीट्यूशन है, मानते हैं उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन यार उनकी सोच भी उस तरीके की है। क्योंकि यार पैसा तो देखो ऐसा है कि कम ज़्यादा वाली बात नहीं है। अगर आपके पास भी आज की डेट में 10 करोड़ रुपए आ जाए तो ट्रेडिंग में ये है कि आप 10 करोड़ भी गँवा सकते हो। लेकिन जो बंदा 10 करोड़ से 100 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, जो इंस्टीट्यूशन है जो 10-10 हज़ार करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं, तो लॉस के तो चांस उनके भी हैं। अगर मान के चलो कोई इंस्टीट्यूशन 1000 करोड़ की ट्रेड बना रहा है, तो भाई लॉस तो उसके भी हो सकते हैं क्योंकि मार्केट तो अनएक्सपेक्टेड है, उसे भी नहीं पता कि प्राइस कहाँ जाएगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ से फॉल करेगा। तो रिस्क तो वो भी ले रहा है और रिस्क आप भी ले रहे हो 1 लाख रुपए में, 10,000 रुपए में, 50,000 रुपए में। तो बेसिक डिफरेंस कहाँ पे आता है? बेसिक डिफरेंस आता है माइंडसेट का और साइकोलॉजी का। तो आज की वीडियो को आप एंड तक देख लो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बिल्कुल भी आप बोर नहीं होगे इस बात की करता हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, एंड तक प्लीज़ देख लेना और लाइक का एम करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 500 लाइक्स। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि 1-2 बुक मैं आपको सजेस्ट करूँ जो इंस्टीट्यूशनल रीडिंग के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली उसमें रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम अपनी इस अमेज़िंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने नोटिस किया है, ये मैंने डायरेक्ट बुक से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट नहीं किया है। ये मैंने खुद अपने मन से जो मेरे को नोट्स मैं बनाता हूँ अपने, उसमें मैंने जो लिखी थी वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन थिंक्स इन प्रोबेबिलिटी, नॉट प्रेडिक्शन। मतलब कि वो प्रोबेबिलिटी का गेम जानते हैं। क्या जानते हैं? जो प्रोबेबिलिटी होती है, आपने मैथ्स वगैरह पढ़ी है? जैसे कि अगर मैं एक कॉइन है, कॉइन को अगर मैं टॉस करूँ, ऊपर हेड है और नीचे टेल है। अगर इसको मैं टॉस करूँ, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो है हमारी पूरी 50-50%। क्या है? 50-50% है। 50% चांस है कि हेड भी आ सकता है, 50% चांस है कि टेल भी आ सकता है। ठीक है? उसी तरीके से जब आप एक ट्रेड लेते हो तो 50% चांसेस हैं कि वो बाय साइड ऊपर जा सकती है, मतलब कि ऊपर जा सकती है 50% चांस, तो 50% चांस है कि नीचे आ सकती है। मतलब कि 2 ही तो वहाँ पे डायरेक्शन है। जैसे मान के चलो कि कोई स्टॉक हमारा ₹100 का चल रहा है और आपने वहाँ पे ₹100 पे 1000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर ली। 1000 क्वांटिटी ₹100 पे आपने बाय कर ली। मतलब आपका जो व्यू है वो बुलिश है, ऊपर की साइड है। तो ₹100 से अगर प्राइस हमारा बढ़ेगा तो वो 101, 102, 103 तक जाएगा, तब आपका प्रॉफिट होगा। या फिर ₹100 की एक प्रोबेबिलिटी ये है कि ₹100 से वो प्राइस नीचे चलना स्टार्ट कर दे 99, 98, 95, 90, 80, 70। तो 2 ही चांस हैं बस, 50-50 चांस हैं। अब कॉइन को टॉस करना कितना ईज़ी है, क्या आपको पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो फिर जब हम ट्रेड करते हैं तब कहाँ पे हमारी वो समझ चली जाती है। हम क्यों ये नहीं समझते कि 50% चांस है हमारे सही होने के और 50% चांस है हमारे गलत होने के, ठीक है? तो ये चीज़ जो है ना प्रोबेबिलिटी पे इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा खेलते हैं। एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल और देता हूँ आपको मैं। आपने कैसीनोज़ देखे हैं कैसीनोज़? जो कैसीनोज़ होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का काम है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का काम है।
आप रॉलेट वगैरह देखोगे, ठीक है? रॉलेट होता है ना, इस तरीके से ऐसा गोल होता है, बीच में ऐसे नंबर्स लिखे रहते हैं उसमें 1 से लेके 36 तक नंबर रहते हैं, बीच में एक बॉल को स्पिन किया जाता है। अब अगर आपने चूज़ किया कि भाई साहब 25 नंबर पे मैंने अपने ₹1000 लगा दिए और बॉल अगर 25 नंबर पे लैंड कर गई, घुमाने के बाद, तो आपका जो पैसा है वो 1000 का 35 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 टाइम्स, ठीक है? लेकिन क्या है ना कि कसिनो का ना इसमें एज होता है। जैसे कि अगर आप कसिनो में ये हेड एंड टेल वाला काम करोगे ना, ये तो मैंने रॉलेट का एग्ज़ाम्पल दिया। कुछ गेम ऐसे होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी लोगों ने ऑनलाइन कैसीनो वगैरह खेला हो या रियल में कभी खेला हो, तो आपने ड्रैगन टाइगर होता है एक, ठीक है? ड्रैगन टाइगर एक गेम है, प्लस एक कार्ड्स के भी बहुत सारे गेम होते हैं, हायर और लोअर। जैसे मान के चलो कि 3 एक यहाँ पे डीलर है, मैं थोड़ा-सा आपको बताने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लो, समझते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ा आने वाला है। ये डीलर है और ये 2 बंदे हैं। डीलर क्या करेगा, पहले एक कार्ड निकालेगा, 52 कार्ड होते हैं, एक कार्ड निकालेगा, मान के चलो कि ये कार्ड की वैल्यू आई हमारी 5, ठीक है? उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी हल्के-हल जो ऑड्स हैं, जो यहाँ पे रेशियोज़ चलता है ना, वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 चांस हैं, फिर वो नेक्स्ट कार्ड निकालेगा, अब यहाँ पर इस कार्ड पे आप बेट करो, क्या ये 5 से हायर आएगा कि लोअर आएगा? और उसमें क्या होगा कि इनका थोड़ा बहुत एज होता है। अब ये एज कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। कॉइन के उससे एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ कि कैसीनो में जब आप हेड एंड टेल अगर कोई ऐसा गेम खेलोगे जिसमें 50% प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्या करते हैं ना कि पूरा का पूरा 50% नहीं देते हैं आपको। मतलब कि जैसे आपने मान के चलो हेड पे आपने ₹100 लगाए, तो अगर हेड आ गया तो आपको पूरे के पूरे 100 नहीं देंगे वो आपको देंगे ₹98, ठीक है? या फिर ₹90 भी दे सकते हैं। मतलब ₹10 उनका कट रहेगा इसमें। तो ये ₹10 और ये ₹2 ये क्या है? इसको हाउस एज कहते हैं। मैं कह रहा ना, मैं कैसीनो का भी मैंने अच्छा खासा नॉलेज लेके रखा है। हाउस एज कहते हैं उसको, ठीक है? तो हाउस एज क्या है? ये चीज़ होती है जो कैसीनो को प्रॉफिटेबल करती है। कैसीनो करोड़ों रुपए की कमाई साल में करते हैं, ठीक है? करोड़ों रुपए का इनका कमाई है, करोड़ों का रुपए प्रॉफिट है इनका कैसीनो का, सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटे से एज की वजह से, कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 5% 10% एज अपने पास रखा है। क्या? प्रोबेबिलिटी की वजह से। क्योंकि उनको पता है कि जितने बार भी लोग ये गेम को खेलेंगे, जितनी ज़्यादा बार खेलेंगे, एट द एंड एज उनके पास है। एट द एंड एज उनके पास है, तो हमेशा लॉन्ग रन में वही जीतेंगे। आप खेल के देख लो, आप हेड एंड टेल ही करके देख लो, आप ₹1,00,000 से स्टार्ट करो, ठीक है? ₹1,00,000 रख लो अपने पास, 1,00,000 और मेरे पास आ जाओ आप। अपन दोनों हेड एंड टेल खेलते हैं। आप जब भी जीतोगे तो मैं आपको ₹100 के 90 दूँगा और हारोगे तो पूरे के पूरे 100 रख लूँगा, ठीक है? तो आपके पास चांस तो 50% प्रोबेबिलिटी का है कि हेड निकाला, आपने बोला हेड, तो 50% चांस है हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा अगर आप मेरे साथ इसी तरीके से अगर 100 बार भी अगर आपने हेड एंड टेल कर लिया ना मेरे साथ ऐसे, 100 बार अगर आपने 100-100 रुपए की बेट करके चल दिया, तो ये समझ लो कि आपका ये ₹1,00,000 है ना, ये आधा हो जाएगा। और 200-300 बार अगर आपने खेल लिया तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे लॉस करके जाओगे मेरे को। क्योंकि एज है मेरे पास। क्या है? एज है मेरे पास। मैं आपसे ₹100 ले रहा हूँ जब आप हार रहे हो और आप जीत रहे हो तो 90 दे रहा हूँ। समझ में आई? तो यही जो प्रोबेबिलिटी है, ये इंस्टीट्यूशन इसका फ़ायदा उठाते हैं। इंस्टीट्यूशन प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं। मतलब कि ऐसी जगह पे फ़ोकस करते हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो मैनी ट्रेड करने से। मतलब ज़्यादा ट्रेड अगर वो करें तो उनकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो प्रॉफिट है, उसमें थोड़ा बहुत एज रहे रिटेलर से। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में थोड़ा-सा एज बना लिया, जैसे आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, अगर वो 50% की एक्यूरेसी की है और अगर आपने उसको 60% कर दिया या फिर आपने उसको 65% कर दिया, तो आप टॉप ट्रेडर्स में आ जाओगे। टॉप 1% ट्रेडर में आपकी गिनती हो जाएगी और अगर आपने 70% कर लिया, तो फिर आप टॉप 0.01 ट्रेडर्स में आ जाओगे। इतना बड़ा गेम है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है? तो इंस्टीट्यूशन थिंक इन प्रोबेबिलिटी नॉट प्रिडिक्शन। वो कोई प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। ना, ना, ना। वो प्रिडिक्ट नहीं करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। उनका कोई लेना-देना नहीं है ऐसे प्रिडिक्शन से, ठीक है? तो फिर आप कहोगे कि चार्ट फिर कैसे मूव कर रहा है ऊपर-नीचे? उसका भी बात करेंगे। थर्ड जो पॉइंट है ना, उसमें उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? इंस्टीट्यूशन प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं, मतलब कि अपने पास एज रखते हैं। अब आप कैसे रख सकते हो अपने पास एज? क्या सीख सकते हो आप इंस्टीट्यूशन से? आप ये सीख सकते हो कि आप जब मार्केट में आओ,
तो आप एकदम न्यूट्रल मूड से आओ। किससे आओ? एकदम न्यूट्रल मूड से। आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई साहब कि आज मैं बुलिश ही रहूँगा, आज मैं बाय ही करूँगा या फिर आज मैं सेल ही करूँगा। आप न्यूट्रल मूड से आओ और प्रोबेबिलिटी आप अपनी कैसे इंक्रीज़ कर पाओगे? पेशेंस से। किससे? पेशेंस से। जैसे मैंने क्या बोला, जितने भी बिगिनर हैं, वो प्राइस को की लेवल्स के पास आने का वेट करें। उससे पहले कभी भी ट्रेड ना करें। अगर आपने की लेवल्स में आने का वेट किया, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो, अपनी एक्यूरेसी बढ़ा रहे हो। क्योंकि की लेवल क्या है? एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ से 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और बहुत फास्ट जाएगा, जिसकी वजह से आपको अ, अगर लॉस हुआ तो छोटा-सा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि इसका मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल भी आपको दे ही देता हूँ हाल के हाल। प्राइस हमारा एक रेंज में जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस हमारा एक रेंज में जा रहा है और आपको पता है कि इधर पे हमारे 2 की लेवल होते हैं। एक ऊपर का जो कि होता है हमारा सप्लाई एरिया और नीचे का एरिया जो हमारा डिमांड एरिया होता है, ठीक है? सप्लाई एंड डिमांड या फिर इसको आप एक रेजिस्टेंस या फिर आप इसको एक सपोर्ट भी बोल सकते हो नॉर्मल भाषा में। तो ये जो एरिया है ये पता है आपको कि ये की लेवल है। प्राइस अगर सपोर्ट पे जाएगा तो वहाँ से उसको बाउंस बैक होने के चांस मिलेंगे या तो ब्रेकडाउन होगा। रेजिस्टेंस पे जाएगा तो प्राइस के बाद 2 ही चीज़ें हैं, या तो ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा या फिर यहाँ से ब्रेकडाउन मतलब कि ये जो यहाँ से एक पुल बैक मिलके प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस से नीचे आ सकता है। 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या है कि यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। खुद सोचो आप। अगर मैं आपको 2 पॉइंट दूँ, एक पॉइंट हो गया ये वाला ए पॉइंट, ये पॉइंट हो गया बी पॉइंट। अब मैं आपसे बोलूँ कि यार आपको क्या करना है, खरीदना है या फिर अगर आपको बेचना है, तो वो आप कैसे कर पाओगे? ए पे तो दोनों चांसेस हैं कि प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है क्योंकि एकदम बीच में है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो एज है वो आपके पास नहीं है। अगर प्राइस यहाँ पर बी पॉइंट पे पहुँच गया जो कि एक रेजिस्टेंस का ज़ोन है, तो आप वहाँ पे दुनिया भर के एनालिसिस कर सकते हो। दुनिया भर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ लगा सकते हो। मैंने कितनी सारी कैंडलस्टिक्स की वीडियो डाली है, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी की वीडियो डाली है। उसमें बताया है कि जब ब्रेकआउट होता है तो उसको कैसे देखना है, रियल है कि फेक है, ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको एक एज देती हैं जिससे आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। समझ में आई? मज़ा आया? तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर आपको मज़ा आ रहा है तो, ठीक है? चलो, अभी हमें बहुत लंबा जाना है इस वीडियो में, टेंशन नहीं लो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंस्टीट्यूशन की तरह हमको प्रिडिक्ट नहीं करना है। प्राइस अगर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो गधों की तरह ट्रेड नहीं ले लेना ऊपर की तरफ। वेट करो, देखो कि कहाँ जा रहा है वो। क्या कोई इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास जा रहा है या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल से ऊपर जा रहा है? ये सारी चीज़ें आप देखो जिससे क्या करोगे आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाओगे जीतने की। समझ में आई? ठीक है, चलो। दूसरा पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंस्टीट्यूशन डोंट चेज़ प्राइस, दे वेट फॉर द प्राइस टू कम टू देम। गुड एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग फर्स्ट, एंट्रीज आर प्लान्ड इन एडवांस। उफ! कितनी अमेजिंग लाइन लिखी हुई है। तीनों लाइन का जो मतलब है ना, इस पे कम से कम 1-1 घंटे बात कर सकते हैं अपन। इंस्टीट्यूशन डोंट चेज़ प्राइस, वो कभी भी प्राइस को चेज़ नहीं करते हैं। उनका एकदम फिक्स रहता है कि अगर मेरे को ₹100 पे स्टॉक चल रहा है तो 100 से 110 के बीच में ही खरीदूँगा। 120 चला जाएगा, 130 चला जाएगा, 150 चला जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने एक प्राइस निकाल के रखा है अपनी एनालिसिस करके, अपना कुछ भी करके, अगर प्राइस मेरे इस ज़ोन में या फिर इस रेंज में आएगा तो मैं खरीदूँगा, नहीं तो नहीं खरीदूँगा। मतलब क्या है कि दे वेट फॉर द प्राइस टू कम टू देम। ठीक है? दे वेट फॉर द प्राइस टू कम टू देम, उनके एरिया में आना चाहिए। जैसा कि उनके एरिया से क्या हो जाएगा, वही एग्ज़ाम्पल हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पर प्राइस चल रहा है और करंटली अभी यहाँ पर है। तो आपने पढ़ा है कि भाई जितना रेजिस्टेंस के पास रहेगा वहाँ से उसको सेलिंग प्रेशर मिलेगा। आपको बाय करना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे आने का वेट करोगे जो कि आपका एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है? इस पॉइंट पे आने का आप वेट करोगे, तब आप जाके वहाँ पे बाय करोगे। समझ में आई? ये ना स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में या फिर पोजिशनल में कैसे होगा मैं बता रहा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 1 दिन से ज़्यादा अगर आप ट्रेड को होल्ड करोगे तो वहाँ पे आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते इंडिया में। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय ही कर सकते हो। मतलब शॉर्ट सेलिंग अभी इंडिया में बैन है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या करोगे, आप बाय करोगे, पोजिशनल में आप बाय करोगे। स्विंग ट्रेडिंग मतलब 10-15 दिन का कोई ट्रेड, और पोजिशनल मतलब कि 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो पूरा का पूरा हमारा पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में आता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको बाय करना है। तो आप क्या करोगे, कहीं पे भी बाय कर लोगे मुँह उठा के? नहीं। आप अपना एक एनालिसिस करो, आप देखो कि हाँ, ये एरिया मैंने चूज़ करके रखा है।
अब जब प्राइस इस पे आएगा तभी मैं खरीदूँगा, नहीं तो नहीं खरीदूँगा। ये अगर आप इतना करना सीख जाओ, अपने टर्म के हिसाब से, जो कि इंस्टीट्यूशन करते हैं। इंस्टीट्यूशन को तो दुनिया भर का माल खरीदना है, डेली खरीदना है करोड़ों का, तो क्या कहीं पे भी वो खरीदते रहेंगे? नहीं। उनके खुद के प्राइस लेवल है, वो वेट करते हैं उस प्राइस का। अब जैसे कि मान के चलो जब रेंज बनती है, जब एक रेंज बनती है, तो आपको पता है कि कभी-कभी ये रेंज हफ्तों और महीनों तक भी बन जाती है। डेली टाइम फ्रेम में अगर कोई रेंज बन रही होगी, तो भाई साहब पता चला कि 3 महीने से प्राइस एक रेंज में है। तो कंटिन्यूअसली 3 महीने तक वो वेट कर रहे हैं अपने प्राइस पॉइंट पे आने का, जैसे ही आ रहा खरीद रहा है। फिर जब दोबारा फिर खरीद रहा है। तो वो बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि वेट करने से ही वो अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा पाएँगे और एट द एंड ज़्यादा पैसा कमा पाएँगे। ठीक है? ऊपर कहीं खरीद लेंगे, पता चला कि प्राइस नीचे आया, लॉस हो रहा और वहाँ से और ज़्यादा नीचे चला गया, ब्रेकडाउन ही हो गया, कोई पैनिक की न्यूज़ आ गई, समझ में आई? तो ये सारी की सारी चीज़ें ना वो सब अपने दिमाग में लेके चलते हैं। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दे डोंट चेज़ प्राइस तो आपको भी प्राइस को चेज़ नहीं करना है। प्राइस ऊपर जा रहा है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देख लिया ना कि सपोर्ट हमारा ₹110 पे है और प्राइस चल रहा है 125 तो वेट करो, आएगा 110 पे भी आएगा। अगर वाक़ई में वो सपोर्ट एरिया है, तो वहाँ पर भी प्राइस आएगा और वहाँ पे आप खरीद लो, ठीक है? और अगर आपको इतना वेट नहीं हो रहा है, तो भाई 1-2 स्टॉक हैं क्या? 4000 स्टॉक्स हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड हैं बहुत अच्छे और निफ्टी 500 के तो टॉप इंडिया की 500 कंपनीज़ हैं, निफ्टी 500 जो इंडेक्स है। तो 500 स्टॉक हैं आपके पास। देखो ना उसमें कहाँ पर कहीं एक सपोर्ट एरिया या फिर कोई एनालिसिस करो जहाँ पर एक प्रॉपर बाइंग सिनेरियो बन रहा हो। कोई एक ऐसा एरिया हो जहाँ पर आप बाइंग के लिए कंफर्टेबल हो, जहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो वहाँ पे वेट करो ना। ज़रूरी थोड़ी है कि आपसे ये थोड़ी बोला है कि ये 2 ही 3 स्टॉक हैं बस इन्हीं में आपको करना है। इंडेक्स की बात अलग है, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात अलग है। ये जो पॉइंट है मैंने क्या बोला? स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल वालों के लिए काफ़ी अच्छा वहाँ पे वो इसको रेजोनेंस कर पाएँगे, रिज़ेम्बल कर पाएँगे। ठीक है? चलिए। दूसरा गुड एग्ज़ीक्यूशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन बीइंग फर्स्ट। ठीक है? गुड एग्ज़ीक्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आपको पहली बार एग्ज़ीक्यूशन मतलब कि फर्स्ट नहीं आना है आपको। ब्रेकआउट हो रहा, इसका ब्रेकआउट से समझो, ये एग्ज़ाम्पल ब्रेकआउट से बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ये रेंज बनी, इसके बाद प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट का मतलब है कि यहाँ पे रेंज ने प्राइस को तोड़ा, अब यहाँ से मूव अच्छा खासा आ सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से प्राइस एक रेंज में था। तो फर्स्ट नहीं बनना है, फर्स्ट नहीं आना है आपको कि ब्रेकआउट हुआ बस खरीद लिया, हाल के हाल, नहीं। गुड एग्जीक्यूशन पे फोकस करो। गुड एग्जीक्यूशन कब होगा? ये ब्रेकआउट हुआ है, हो सकता है कि भाई ये दूसरी कैंडल इसके नीचे चली जाए और फिर प्राइस नीचे चला जाए, आपका लॉस हो जाए। तो मैंने जो कंडीशंस बताई हैं आपको, क्या बताई हैं? ब्रेकआउट हो रहा है, वेट करो एक पुल बैक का, वेट करो कि प्राइस हमेशा एक रिट्रेस करके आएगा नीचे, हल्का-फुल्का रिट्रेस करेगा। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, सस्टेन करना स्टार्ट कर दे और फिर इसके बाद जब दोबारा यहाँ पर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर दोबारा यहाँ पर एक और ब्रेकआउट देगा, मतलब ब्रेकआउट का ब्रेकआउट। तो ये जो पॉइंट है, जब इतना वेट करने के बाद जब आपने यहाँ पर ट्रेड ली, तब इसको हम कहते हैं एक गुड एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड। इस पे पैसा बनता है। फर्स्ट आने पे पैसा नहीं बनता है। ब्रेकआउट हुआ तो सबसे पहले घुसने पे पैसा नहीं बनता है। लकी होगे तो 1-2 बार बना लोगे, लेकिन 7 से 8 बार आप फेल हो जाओगे, अपना लॉस करा बैठोगे। इसलिए आपने देखा होगा जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, वहीं पे सबसे ज़्यादा लोग जो रिटेलर्स हैं वो घुस जाते हैं, क्योंकि माइंडसेट फर्स्ट आना है। अब इतनी बड़ी कैंडल बन गई ग्रीन, तो हमसे कहीं ये मूव छूट ना जाए, समझ में आई? क्योंकि उन्हें तो पता ही है कि ब्रेकआउट हुआ तो फिर तो अब तो एकदम ही ऊपर चला जाएगा। नहीं भाई, वो नीचे भी आता है और कभी-कभी इतना नीचे आता है कि जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके भी नीचे चला जाएगा, तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और उसके बाद प्राइस हमारा सीधा नीचे, खत्म कहानी। समझ में आया? ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो, ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो एंट्रीज़ है, आर प्लान्ड इन एडवांस। ये तीनों पॉइंट देखो कितने गज़ब के पॉइंट है। तीसरा पॉइंट तो और अमेज़िंग है। एंट्रीज़ जो है वो एडवांस में प्लानिंग है। अब जैसे ये ब्रेकआउट है, अब ये ब्रेकआउट है, सोचना है इसको, दोबारा इसको बनाते हैं। एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा-सा रब कर देते हैं। अब ये जो ब्रेकआउट है, इसमें जो एंट्री है, ये हमारी पहले से प्री प्लान्ड है। कैसे है? ये ब्रेकआउट कैंडल बनी, ठीक है, हम देख रहे हैं बैठ के आराम से। फिर ब्रेकआउट कैंडल बनने के बाद प्राइस थोड़ा और ऊपर गया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से बैठ के देख रहे हैं और ऊपर जाता जा रहा है, जाने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। हम आराम से चिल होके बैठे हैं। फिर क्या हुआ? सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ पर नीचे आने लगा, प्राइस नीचे आने लगा।
फिर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने लगा। तो एंट्री हमारी क्या प्री प्लान्ड है, हमको पता है कि ब्रेकआउट होता है, फिर वहाँ से फिर थोड़ा-सा प्राइस नीचे आता है, रिट्रेस करता है, फिर उसके बाद दोबारा जब ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तब हमारा ये एडवांस में एंट्री प्लान्ड है। एडवांस में यहाँ पर ऑर्डर ठोक के रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रियल ब्रेकआउट होगा तो भाई ये फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है? नहीं होगा तो फिर आप बच गए, आपने एंट्री ही नहीं ली। अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा यहाँ पर, ऊपर ना जाने की बजाय ये नीचे ही कंटिन्यू करेगा और आपका लॉस हो जाएगा। समझ में आई? इसको चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है? नहीं तो आप कहोगे यार चार्ट पे तो समझा ही नहीं रहा है आज बिल्कुल भी। चलो इसको चार्ट पे देख लेते हैं, ये बिटकॉइन का चार्ट है। देखते हैं यहाँ पर कहीं कुछ हो रहा है क्या लफड़बाजी? कोई ब्रेकआउट व्रेकआउट टाइप का दिख रहा है क्या? ये देखो, यहीं पे दिख गया हमें। ये वाला पॉइंट पे नज़र डालो। ये ऊपर एक रेंज बन रही है हल्की-फुल्की। इस बार थोड़ा-सा ब्लैक कर दिया चार्ट मैंने, ताकि लोगों का डाउट आ रहा था कि हम रात में देखते हैं तो स्क्रीन ज़्यादा ब्राइट होती है, इसलिए हमने कहा ठीक है भाई ब्लैक ब्लैक उस पे बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ये देखो, ये ऊपर प्राइस एक रेजिस्टेंस एरिया में था और ये वाली कैंडल ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट दिया। लो, इसको थोड़ा-सा और ज़ूम हमने कर दिया, ये देखो, ठीक है? यस, चलो। ये वाली कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया। अब जितने भी जो फर्स्ट आने वाले लोग हैं ना कि हम फर्स्ट, वो यहाँ पर घुस गए होंगे। वो यहाँ पर घुसे और आप देख रहे होगे अगली ही कैंडल नीचे गई और दूसरी कैंडल ने ब्रेकआउट कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी और यहाँ से पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो हमारी एंट्री इसमें कहाँ बनती? सबसे पहले तो यहाँ पे 2 एंट्रीज़ हम बना लेते हैं, क्योंकि हम अब प्राइस एक्शन काफ़ी कुछ सीख चुके हैं प्राइस एक्शन को। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ तो एडवांस में हमारी एंट्री कहाँ बनती? एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। जहाँ पर भी प्राइस जाना स्टार्ट करे वहाँ पर हम जाएँगे, एकदम न्यूट्रल होके हम बैठेंगे। अगर भाई ये रियल ब्रेकआउट होगा तो ये नीचे प्राइस आएगा, तो ज़्यादा नीचे ना जाके इधर ही तक जाके और फिर से दोबारा ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारी एक प्री प्लान्ड एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, समझ में आई? दूसरी एंट्री अगर ये ब्रेकआउट फेल होना होगा तो ये भाई इस पॉइंट के नीचे हमारी रेड कैंडल चली जाएगी, मतलब कि जो बायर था, जितना भी इन्होंने बायर यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी, उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और प्राइस हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा। लो, दोनों एंट्रीज़ यहाँ पर हमारी एडवांस में बन जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कैंडल पे। ये जैसे ही एक कैंडल बनी, हम हल्के यहाँ पे 2 लाइन खींच देंगे, 1 लाइन इज़ दिस एंड 1 लाइन इज़ दिस, खत्म और बैठ गए शांति से एकदम। ऊपर जाएगा दोबारा तोड़ के तो हम बाय करेंगे, नीचे जाएगा तो हम सेल कर देंगे। और जो नीचे गया हमने सेल कर दिया और देखें भाई प्राइस कहाँ गया, ये देखो खतरनाक तरीके से नीचे, बन गई ट्रेड। इतना सिंपल है। किस वजह से? क्योंकि हमने अपनी जो माइंडसेट है उसको चेंज किया। हम पेशेंसली काम किए। हमने ये जल्दबाजी नहीं दिखाई। फर्स्ट आने की कोशिश नहीं करी कि हम फर्स्ट आए और हम ही ट्रेड को ऊपर लेके जाएँगे, नहीं। ऊपर जाने होगा तो जाएगा, अपनी कंडीशन पे जाएगा और जब ऊपर जाएगा तो उसके हमको जो साइन मिलेंगे उसके बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। काहे को हम जल्दबाजी दिखाएँ? समझ में आई? तो ये 3 पॉइंट क्लियर हुए अपन को। सबसे पहला पॉइंट हम दोबारा बताएँगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दे वेट फॉर प्राइस टू कम टू देम। सबसे पहले तो वो वेट करेंगे कि प्राइस हमारा कोई ऐसे लेवल पे आए, या तो सपोर्ट पे आए या फिर रेजिस्टेंस पे आए जहाँ पर हम अपना ट्रेड प्लान कर रहे हैं। दूसरा, गुड एग्जीक्यूशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग फर्स्ट। मतलब कि जो जल्दबाजी है वो हमको नहीं दिखाना है, फर्स्ट हमको नहीं आना है, हमको गुड एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। जैसे ब्रेकआउट के एग्जांपल से हमने समझा, ब्रेकआउट अगर रियल होगा तो भाई वो नीचे थोड़ा-सा पुल बैक करके फिर ऊपर जाना स्टार्ट करे, क्यों तो ब्रेकआउट है ना वो तो। ब्रेकआउट का मतलब ही है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो धीरे से थोड़ा-सा पुल बैक करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम वेट करते रहेंगे, क्या करेंगे? अपनी एंट्री एडवांस में प्लान करके रखेंगे कि हाँ, जैसे ही इसके ऊपर जाएगा, हम बाय कर लेंगे, बस सिंपल सी बात है। इसमें कौन-सा इतना रॉकेट साइंस है। बात पता क्या होती है कि हमको डेली ट्रेड लेनी है, हमको डेली ट्रेड लेनी है, इसी वजह से सारी गलतियाँ होती हैं। कभी बैठ के देखो, दिन भर बैठ के देखो चार्ट को, अगर कहीं एंट्री भी दिख रही है ना, मन में ट्रेड ले लो। चलो ठीक है, ये हुआ कि मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ और आप देखोगे कि आपकी 10 में से 3 या 4 ही ट्रेड सक्सेसफुल होंगी, बाकी सारी की सारी लॉस हो जाएँगी। लेकिन बात क्या है कि अगर आप अपने मन में ट्रेड लोगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं फ्रीक्वेंट ट्रेडर हूँ। जब आपकी लॉस होना रियल में लॉस होना स्टार्ट करेगा, तो फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाओगे। इसलिए बोला ये गया है कि पेशेंटली काम करना है। 10 ट्रेड में से 1 ट्रेड पिक करो जिसपे आपको पूरा का पूरा जो जितना भी सीखा है, जितना भी आपने समझा है, वो अगर साफ-साफ क्लियर दिख रहा हो। जैसा कि ये वाला एग्ज़ाम्पल देखो, मैं दोबारा उस पे जाऊँगा, टाइम लग जाए इस वीडियो में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझो। जैसा कि इस पॉइंट पे हम गए थे,
इस वाले पॉइंट पे हम गए थे। तो यहाँ पर हमको एकदम क्लियर था, हमको क्लियर था कि ये ब्रेकआउट अगर पास होगा तो इस पॉइंट के ऊपर पास होगा और फेल होगा तो ये इस वाले पॉइंट पे फेल होगा। तो हम एकदम क्लियर बैठे थे, हम पेशेंटली बैठे थे। हमको सारी की सारी जो कंडीशन है वो फुलफिल होती हुई दिख रही थी। तब हम यहाँ पर कॉन्फिडेंटली अपने ट्रेड में एंटर करेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे आप। गिनती की मैं कह रहा, वीक में एक काम करो, ये वीक थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करके देख लो। खोल के देखो, जितना आप देखते हो दिन भर अगर आप ट्रेड करते हो तो दिन भर स्क्रीन को देख रहे हो, दिन भर चार्ट को देख रहे हो, दिन भर निफ्टी, बैंक निफ्टी देख रहे हो। अब बैठ के देखो और हफ्ते में कोशिश ये करो कि मैं एकदम ही जब परफेक्ट सिनेरियो बन जाएगा ना इस टाइप का, जैसा कि यहाँ पर बना, ये एकदम परफेक्ट सिनेरियो है, इसको कोई नहीं काट सकता क्योंकि प्राइस एक्शन ही ये है पूरा, समझ में आई? अगर ये ट्रेड फेल होगी भी तो आपकी कम से कम 10 में से 2 या 3 बार ही फेल हो पाएगी, वो भी बहुत रेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा पेशेंस का गेम है। तो ऐसी ट्रेड ढूँढो जो एकदम आपके, जो थ्योरी आपने पढ़ी है, जो सीखा है, वो एकदम पूरा का पूरा चार्ट पे दिख रहा हो, तभी आप ट्रेड लो, चाहे भले ही वो हफ्ते में आपकी 1 या 2 ट्रेड ही हो। देखना आप कैसे आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और सही डिसीजन आप लेना सीख जाओगे। 1 हफ्ते प्रैक्टिस कर लो। मैं अपना खुद का बताता हूँ, पिछले 7 दिन से कोई ट्रेड नहीं ली। निफ्टी में देख लो कैसा मूवमेंट आ रहा है। पिछले 7 दिन से कोई ट्रेड नहीं ली। दिन भर देखते हैं हम वो चार्ट को। समझ में आई? तो पेशेंटली काम करो। समझ में आई? ठीक है, चलो, वेरी गुड। और देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा। थर्ड पॉइंट इज लिक्विडिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन डायरेक्शन। जैसा कि आपको पता है, जो लिक्विडिटी है वही सबसे मेन चीज है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो लिक्विडिटी के बेसिस पे ही काम करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन का एक जो अनफेयर एडवांटेज है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा, फिर हम लिक्विडिटी को कवर करते हैं। जो अनफेयर एडवांटेज है ना इंस्टीट्यूशन का, मतलब कि जो उनके पास है, बाई बर्थ है उनके पास, वो ये है कि उनके पास यार बड़ा अमाउंट है, नो डाउट। वो क्या कर सकते हैं ना, अपनी पोजीशंस को एवरेज कर सकते हैं बड़े ईज़िली और बहुत अच्छे तरीके से एवरेज कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर उनको 10,000 करोड़ की बाइंग या सेलिंग करनी है, 10,000 करोड़ की बाइंग करनी है, तो इनिशियल वो 100 करोड़ की बाइंग करेंगे। अगर वो थोड़ा लॉस में जाते हुए दिखाई देंगे तो 100 और डाल देंगे, फिर 100 और डाल देंगे। ऐसे कर के वो अपनी बहुत अच्छी और बहुत कम, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स वगैरह को इकट्ठा कर सकते हैं। हम वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ना एडवांटेज नहीं है पैसे का। हमारे पास क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुत बड़े, कोई यहाँ पर बंदा बैठा हो जिसके पास 1 करोड़ का कैपिटल है, चलो ठीक है, 1 करोड़ का कैपिटल है आपके पास, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 करोड़ का कैपिटल है और आपने ऐसा कोई शेयर उठाया जो ₹2,000 का चल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो कितने आप मैक्सिमम शेयर कितने खरीद सकते हो इसमें? 2, 5, मतलब सिर्फ 5,000 स्टॉक ही आप खरीद सकते हो उसके। सिर्फ 2,000, 5,000 स्टॉक खरीद सकते हो सिर्फ आप 1 करोड़ में। और मान के चलो कि आपने 1,000 स्टॉक खरीद लिए, कितने के? 20 लाख रुपए के। फिर दोबारा अगर वो प्राइस नीचे गया तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो उसको एवरेज करोगे या फिर उसमें आप उसका स्टॉप लॉस वगैरह देके निकलोगे, लॉस करा के निकलोगे। तो ये जो अनफेयर एडवांटेज है, ये इंस्टीट्यूशन के पास वाक़ई में है, क्योंकि उनके पास डेली पैसा आ रहा है। समझ में आई? पैसा खत्म भी हो गया तो और आ जाएगा। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, डेली एसआईपी हो रही है करोड़ों में, डेली उनके पास आ रहा है। तो वो कुछ ना कुछ सेटिंग वगैरह बिठा के, कुछ ना कुछ तिकड़म बिठा के एट द एंड अपनी जो पोजीशन है, उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। ये उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज है। चलिए, अब हम क्या समझ रहे थे? लिक्विडिटी। इंस्टीट्यूशन फर्स्ट आस्क्स, वेयर कैन आई एग्जीक्यूट माय ऑर्डर? सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये रहता है कि हम कहाँ पे अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? अब ये जो क्वेश्चन है, यही पूरा का पूरा बेस है हमारा लिक्विडिटी का और चार्ट मूविंग का। चार्ट मूविंग कह लो या फिर आप चार्ट मेकिंग कह लो। चार्ट मेकिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो एलिमेंट है, वो इंस्टीट्यूशन का सिर्फ एक क्वेश्चन है कि वेयर कैन आई एग्जीक्यूट माय ऑर्डर? क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूशन हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में मुझे बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, तो ऐसे कौन-सा पॉइंट है चार्ट पे जहाँ पे मैं अपने ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट कर सकता हूँ? वो मेरे को आइडेंटिफ़ाई करना है, वहाँ पे मुझे अपनी प्राइस को लेके जाना है, ठीक है? इसको मैं चार्ट पे आपको बताऊँगा, टेंशन नहीं लो। दूसरा पॉइंट, विथआउट लिक्विडिटी दे कैन नॉट बिल्ड पोजीशन एफिशिएंटली। बिना लिक्विडिटी के वो अपनी पोजीशन को एफिशिएंटली नहीं बना सकते। मतलब कि अगर
काउंटर पार्टीज ना हो। एक काम करते हैं, चारों पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। प्राइस ऑफ्टन मूव टुवर्ड लिक्विडिटी बिफोर द इंटेंडेड मूव, लार्ज ऑर्डर रिक्वायर्ड विलिंग काउंटर पार्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है 4th नंबर की। इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो अगर आप चाहते हो ना इसको, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे तो डाल ही दूंगा। इसकी पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि 2 साल में कम से कम 4-5 बुक्स पढ़ने के बाद ये पूरा का पूरा एक समरी निकाल ली है मैंने। ठीक है, तो लार्ज ऑर्डर्स रिक्वायर विलिंग काउंटर पार्टीज। बड़े ऑर्डर अगर आपको लगाना है तो काउंटर पार्टीज मतलब अपोजिट साइड की पार्टी चाहिए जो विलिंगली हमारे ऑर्डर्स को एब्जॉर्व करे। समझ में आई? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक रेंज का एग्जाम्पल लेते हैं। प्राइस हमारा एक रेंज में चल रहा है। अब सोचो कि हमें बाइंग करनी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी बाइंग में करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम प्राइस को इस रेंज के जो लो है ना, यहाँ पर ब्रेकआउट हम करवाएंगे, या फिर हो जाए। मान के चलो यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि रिटेलर्स दबा के यहाँ पे सेल करने पे आ जाएंगे, विलिंगली सेल करेंगे। और वो सेल कर रहे होंगे तो आपने कभी ये नोटिस नहीं किया कि आप सेल कर रहे हो तो वहां पे कोई ना कोई तो बाय कर रहा है ना, क्योंकि बिना काउंटर पार्टीज के तो काम होगा नहीं। अगर आप बाय करोगे तो सामने कोई सेल करने वाला चाहिए, और अगर आपको सेल करना है तो सामने कोई बाय करने वाला चाहिए। तो जब इस टाइप के जो सिनेरियोस होते हैं ना, इसमें बहुत बड़ी रिटेलर्स सेल करने में एक साथ एक पॉइंट पे लग जाते हैं, जो कि काउंटर पार्टीज बन जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस के बाइंग साइड के ऑर्डर के। काउंटर पार्टीज बन जाते हैं इंस्टीट्यूशन के बाइंग साइड के ऑर्डर के। तो यहाँ पर वो बड़े ऑर्डर्स अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय साइड के, क्योंकि लार्ज ऑर्डर सेलिंग के हमको अवेलेबल मिल गए यहाँ पे ऑलरेडी, जो कि यहाँ नहीं मिल रहे थे इस पॉइंट पे, जो कि इस पॉइंट पे नहीं मिल रहे थे। लेकिन ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इसकी वजह से हमको बहुत सारे ऑर्डर मिल गए एक बार में, ताकि हमारे जो प्राइस है, सबसे पहली बात तो एक एफिशिएंट प्राइस भी मिल गया, काफी नीचे हमको खरीदने का मौका मिल गया। दूसरा, अगर अब यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाएगा तो इन सब का स्टॉप लॉस वगैरह भी हिट कराएगा, जो कि इस प्राइस को और एडिशनल मूव देगा। समझ में आई? मतलब कि बहुत सारे बेनिफिट्स उनके हो जाएंगे। आप अपनी तरफ से नहीं सोचो, आप सोचो कि आप एक इंस्टीट्यूशन हो। मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहली आपकी जो सोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मेरे पास 50,000 करोड़ रुपए मेरे बैंक में डले हैं और मेरे को कल सुबह उठ के 10,000 करोड़ की बाइंग करनी है। तो ऐसे कौन से सिनेरियो हो जाए मार्केट में, तब आप उस 10 करोड़ की बाइंग कर सको एफिशिएंटली, बिना प्राइस में कोई ज्यादा मूवमेंट लाए हुए, ना किसी को पता चले। वो चीज आप कैसे कर सकते हो? तो वो अपोजिट जब काउंटर पार्टीज मिलेंगी आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में, तभी आप कर पाओगे। जैसा कि वो एग्जांपल से समझो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था चार्ट पे, वो एक एग्जांपल है ना, उसी में अपने सारे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं। देखो, अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ का, इसमें क्या हुआ है? ये वाली जो कैंडल है, जो ब्रेकआउट कैंडल है, इसमें बहुत सारे बायर्स अपनी पोजीशन लगा दी होगी कि नहीं लगा दी होगी? तो ये जो बाय साइड के हैं, मतलब कि सामने कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी को सेल करने में आ चुका था, जिसकी वजह से उसने ये हल्का-फुल्का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। बाय साइड के ऑर्डर हाल-फिलहाल उनके एग्जीक्यूट हुए, बिना किसी को पता चले, और देख रहे होगे वहाँ से प्राइस हमारा नीचे आ गया। वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई, ये देखो, वहाँ से प्राइस हमारा नीचे आ गया। ठीक है? अब आप सोच रहे हो कि यहाँ से तो फिर ऊपर चला गया। तो भाई, मैंने आपसे क्या बोला? सबसे पहली बात ये नहीं सोचना कि इंस्टीट्यूशन एक ही है, बहुत सारे हैं यार। अब कोई यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठा होगा, तो उसके लिए भी तो इतना पॉइंट तो काफ़ी है ना। बिटकॉइन में अगर आप देखो तो ये कम से कम 1500 पॉइंट का मूव है बिटकॉइन में, और क्या चाहिए आपको? कम से कम अगर इसको परसेंटेज वाइज़ आप देखो, बिटकॉइन में तो आपको पता है कि जो भी बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं उनको लीवरेज वगैरह बहुत अच्छा खासा मिलता है। अब यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आप देखो, तो ये 1.17%, ठीक है? 1.17% ये हमारा पूरा का पूरा मूव है। समझ में आई? कितना है? 750 पॉइंट का, सॉरी 1500 नहीं, 750। मैं पता नहीं क्या लेके चल रहा था। हाँ, 750 पॉइंट का मूव, ठीक है? तो 1% बिटकॉइन नीचे गिरा हुआ है। अब लीवरेज देखोगे ना, इसमें 100-100 गुना तक मिलता है, 200-200 गुना तक मिलता है। तो इतना पॉइंट अगर आपने कैप्चर कर लिया ना, तो समझ लो कि साल भर का पैसा एक बार में कमा लोगे आप। अगर सही क्वांटिटीज़ में अगर आपने सेल कर दिया, इतना मूव 700-800 पॉइंट एक बार में कैप्चर कर लिया ना, तो बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हो बिटकॉइन में खासकर, या फिर क्रिप्टो में, या फिर फॉरेक्स में, और ऑप्शंस में भी आप बना सकते हो। देखा है ना, ऑप्शंस में भी प्राइस कम से कम कोई ऑप्शन ₹100 का है और वो ₹700 का हो जाए, तो 7 गुना पैसा आपका हो जाता है।
ऑप्शन से थोड़ा रिलेट करो इसको, ठीक है? तो वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ तक प्राइस क्यों आया? अगर उसको नीचे जाने था, थोड़ा-सा दिमाग लगाना यार। मैं आपसे ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करूँगा बोलने की। देखो, प्राइस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नीचे आया है। मान के चलो कि ये पॉइंट हो गया हमारा ए पॉइंट से प्राइस हमारा बी पॉइंट तक नीचे आया है। तो ये ऊपर इतना क्यों गया फिर? इतना सा एक कैंडल क्यों गया? यहीं से नीचे चला जाता। क्योंकि उन्हें पता है, जो इंस्टीट्यूशन है, उन्हें पता है कि जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देंगे ना, लार्ज ऑर्डर उनके फिल नहीं हो पाएँगे। यहाँ पर हो जाते, थोड़े बहुत ऑर्डर फिल हो जाते, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का ज़ोन है, यहाँ पे सेलर बहुत सारे बैठे होंगे, ठीक है? लेकिन ये जो चीज़ करी है ना, ये जो ड्रामेबाज़ी इसने करी है, ये जो ट्रैप करने की कोशिश करी है, इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ उनकी एग्ज़ीक्यूट इंस्टेंटली हो सकती है, उन्हें पता है। यहाँ पर मान के चलो कि अगर उनके 1000 बिटकॉइन एग्ज़ीक्यूट हो रहे थे, तो यहाँ पर उनके कम से कम 10,000 बिटकॉइन वो एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। इतना पावर है सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक कैंडल का। तो आप देखो कि इतना ऊपर गया, अपनी पोज़ीशन बिल्ड करी और साइलेंटली प्राइस नीचे आ गया। समझ में आई? तो ये चीज़ है, इस चीज़ पे हमको ध्यान देना है। प्राइस ऐसे पॉइंट पे जाने की कोशिश करेगा जहाँ पर इंस्टीट्यूशन के बिग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएँ, विलिंगफुल काउंटर पार्टीज़, मतलब कि लोग खुद आ जाएँ बेचने, सॉरी खरीदने। जैसे कि यहाँ पर देखो, खुद खरीदने आए वो, किसी ने उनको बोला नहीं था कि यहाँ पर बाय कर लो, लेकिन खुद आए, अपने मन से यहाँ पर खरीदा उन्होंने लार्ज क्वांटिटी में, और सामने वाले की जो पार्टी, अपनी जो इंस्टीट्यूशन है, उनके सेल साइड के ऑर्डर यहाँ पे फुलफिल हुए। समझ में आई? बस यही पॉइंट है, यही बेस है हमारा पूरे के पूरे चार्ट मूविंग का। पूरे का पूरा जितना भी आप चार्ट पढ़ोगे अभी, बाद में 10 साल बाद, 20 साल बाद, यही है पूरा उसका एक लाइन में, कि इंस्टीट्यूशन फर्स्ट टास्क कि मैं अपने ऑर्डर कहाँ लगाऊँ, कहाँ पे लगाएँगे? जहाँ पर लार्ज ऑर्डर उनके फुलफिल हो जाएँ, विलिंग काउंटर पार्टीज़ के थ्रू, मतलब कि सामने वाला अपोज़िट पार्टी विलिंगली वहाँ पे ऑर्डर लगाने की कोशिश करे तब, ठीक है? चलिए, और ये क्या है? प्राइस ऑफ्टन मूव टुवर्ड लिक्विडिटी बिफोर द इंटेंडेड मूव, मतलब कि देख रहे थे उस वाले एग्ज़ाम्पल में, प्राइस जाना नीचे था, लेकिन पहले वो लिक्विडिटी के पॉइंट तक गया, फिर उसके बाद जो इंटेंडेड मूव था उसका, वहाँ तक प्राइस गया, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें ना, लिक्विडिटी का जो भी कांसेप्ट है, ये मैंने अपनी पूरी की पूरी मास्टर क्लास में बताया। 3 घंटे से ऊपर का लेक्चर है। वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर है यूट्यूब पे, देखना उसको, मज़ा आ जाएगा। ठीक है? एक काम करूँगा, आई आई बटन पे उसका मैं लिंक भी डाल दूँगा, जितने नए लोग बंदे यहाँ पे देख रहे होंगे इस समय। चौथा पॉइंट है हमारा, इंस्टीट्यूशन बिल्ड पोजीशंस दे डोंट बाय वन्स। देखो, जो इंस्टीट्यूशन है, पहली बात तो उनकी उनकी मजबूरी भी है। अगर मैं बोलूँ तो, ये पॉइंट ना कि उनका माइंडसेट दिखाता है, मतलब उनकी मजबूरी भी दिखाता है, कि एक साथ वो अपनी पोजीशन को बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा मूव आ जाएगा मार्केट में, स्लिपेजेस आ जाएँगे। क्या आ जाएँगे? स्लिपेजेस। एकदम से प्राइस ऊपर-नीचे हो जाएगा, एफिशिएंटली वो काम नहीं कर पाएँगे। इसीलिए इंस्टीट्यूशन जो अपनी पोजीशन है, वो धीरे-धीरे बिल्ड करते हैं, धीरे-धीरे बिल्ड होगी। मतलब कि सपोर्ट एरिया पे प्राइस जाता जाएगा, वो खरीदते जाएँगे, फिर ब्रेकडाउन होगा, वहाँ पे खरीदेंगे, और नीचे प्राइस जाएगा, जैसा कि सप्लाई एंड डिमांड का जो सीन है। सप्लाई एंड डिमांड का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था बहुत अच्छे से, कि अगर यहाँ पर एक सप्लाई एंड डिमांड है, प्राइस यहाँ जा रहा है, तो आप थोड़ा-सा अगर बैक करके देखोगे ना, थोड़ा-सा जब पीछे चार्ट को करके देखोगे ना, तो नीचे आपको एक और सप्लाई डिमांड का ज़ोन दिखाई देगा। फिर नीचे आपको एक और सप्लाई डिमांड का ज़ोन दिखाई देगा। मतलब जो सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन है, ये मल्टीपल रहते हैं, कोई एक नहीं है चार्ट में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चार्ट खोलते हैं, हाँ, ये सप्लाई है, ये डिमांड है। नहीं, वो गलत चीज़ है। मल्टीपल सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन होते हैं एक चार्ट में। क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन एक पॉइंट पे एंटर कर रहा है, एक पॉइंट पे निकल रहा है, फिर दूसरे पॉइंट पे एंटर कर रहा है, दूसरे पे निकल रहा है। अब जैसे कि मान के चलो, इस पॉइंट पे आप समझो, ये हमारे एक सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन ये है, फिर इसके बाद प्राइस यहाँ था, फिर इसके बाद प्राइस हमारा एक और इस पॉइंट पे नीचे था। ये हमारे 3 सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन हैं। अब इस पॉइंट पे किसी इंस्टीट्यूशन को बाय करना है। यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, और वो उसने बाय कर लिया, बहुत सारी क्वांटिटी उसकी लग गई। लेकिन ये ब्रेकडाउन रुका नहीं, ये ब्रेकडाउन रुका नहीं। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो नीचे वाले ये जो सप्लाई एंड डिमांड का ज़ोन है, वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, फिर वहाँ जाके रुकेगा। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, वहाँ पे अपनी ग्रेजुअली थोड़ी और पोजीशन बना देगा। एक बार में पूरी नहीं डालेगा। अगर उसको 10,000 करोड़ की, मैंने क्या बोला, 10,000 करोड़ की अगर उसको बाइंग करनी है, तो ये ब्रेकडाउन पे वो अपना मैक्सिमम 1,000-2,000 करोड़ रुपए लगा देगा, क्योंकि उसे भी पता है कि प्राइस यहाँ से और नीचे भी जा सकता है।
वो कोई भगवान नहीं है मार्केट का, चला ज़रूर रहा है, पैसे ज़रूर उसके पास हैं। अगर भगवान ही होता तो साल का 12-13% थोड़ी कमा रहा होता, कमाता 100-200%। लेकिन नहीं भाई साहब, उसको भी कुछ नहीं पता। मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेटेड रिस्क, उसका गेम है पूरा। होप पे चल रही है मार्केट, ऐसे नहीं चल रही है रैंडमली, होप पे चल रही है। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जब प्राइस जाएगा, यहाँ थोड़ा ठहरेगा, तो अपना थोड़ी पोजीशन और लगा देगा, 500-600 करोड़ और डाल दिए। यहाँ पर भी नहीं रुका, फिर नीचे एक और सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन है, वहाँ पे तो रुकेगा, कहीं न कहीं तो रुकेगा। तो ग्रेजुअली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अपनी पोजीशन को लगाता जाएगा और एट द एंड आप देखोगे उसकी पूरी की पूरी पोजीशन लग जाएगी और फिर मार्केट में दोबारा एक रिवर्स आ जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम का, 5 मिनट, 15 मिनट। डेली पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डेली पे बहुत बड़ा मूव हो जाएगा ये। समझ लो कम से कम कोई स्टॉक का 30 टू 40% भी डाउन हो सकता है ये सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन। तो इतना नीचे तक प्राइस इंस्टीट्यूशन इतना लॉस बियर नहीं करेंगे कि 10,000 करोड़ की 30% डाउन पे वो चले जाएँ, मतलब कि 3,000 करोड़ का लॉस कर दें, नहीं। ये सब जितनी भी ड्रामेबाज़ी है ना, छोटे-छोटे टाइम फ्रेम पे होगी, ये समझना आप। जब वो डेली उनको बाइंग और सेलिंग करनी है ना, तो ये छोटे-छोटे जो सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन है ना, इसमें वो लोग काम करते हैं। ठीक है? समझ में आई? ओके। पोज़ीशंस आर एक्युमुलेटेड ग्रेजुअली, मतलब धीरे-धीरे से पोज़ीशन लगेगी। ऑर्डर्स आर स्प्लिट इंटू मैनी स्मॉल ट्रेड्स, छोटी-छोटी ट्रेड्स में बाइंग तरफ की या सेलिंग तरफ की छोटे-छोटे ऑर्डर्स वो स्प्लिट करेंगे। दे अवॉइड रिवीलिंग देयर फुल इंटेंशन, कभी भी वो अपनी इंटेंशन रिवील नहीं करेंगे। अगर उन्हें प्राइस ऊपर लेके जाना होगा ना, तो होशियार नहीं बनेंगे कि देखो मेरे पास कितना पैसा है। ये डाला मैंने 1,000 करोड़, ये देखो इतनी बड़ी कैंडल बना दी, ये देखो एक और इतनी बड़ी कैंडल बना दी, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि जहाँ उन्होंने रिवील किया ना, वहाँ पर काउंटर पार्टीज़ मिलना बंद हो जाएँगी, ये भी तो सोचो आप। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट्स ऊपर गया, यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर घुस गए, फिर ऊपर गया, बहुत सारे रिटेलर घुस गए, फिर ऊपर ही ऊपर जाता रहा, तो सेल कौन करेगा यहाँ पे? कोई नहीं करेगा सेल। तो उनकी पोज़ीशन और उनको तो लॉस हो जाएगा ना, तो इसलिए वो रिवील नहीं करना चाहते। अगर उनका इंटेंशन नीचे जाने का है, तो प्राइस को वो थोड़ा ऊपर लेके जाएँगे ताकि लोगों को ट्रैप कर सकें। फिर वो अपने जो इंटेंटेड लोकेशन है, वहाँ पर प्राइस को लेके जाएँगे। पोजीशन बिल्डिंग कैन टेक आवर और डेज़, हफ्ते, महीनों भी लग सकते हैं, घंटे भी लग सकते हैं, उनकी पोजीशन पूरी की पूरी बिल्ड होने में। एग्जीक्यूशन मिनिमाइज़ मार्केट इम्पैक्ट, मतलब कि जो मार्केट में जो इम्पैक्ट है, वो मिनिमाइज़ हो सके, इस तरीके से उनका एग्जीक्यूशन होता है। जैसे कि मैंने क्या बोला, बड़े पैसे से बड़ी क्वांटिटी अगर आपको खरीदना है, तो आपको अपनी पोजीशन भी रिवील नहीं करनी है। वो कैसे पता नहीं चलेगी कि आपकी पोजीशन रिवील हो रही है कि नहीं हो रही? आप मूव बनाएँ मार्केट में। जैसे कि मैं क्रिप्टो के चार्ट पे दिखाऊँ आपको, ये देखो। अब जैसे कि यहाँ देखो, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, एक ये बनी है, दिस वन एंड दिस वन। अब जब इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल बन के जब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर ऑलरेडी वो चीज़ रिवील हो चुकी है कि यहाँ पर कोई ना कोई स्मार्ट मनी या फिर कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पर एंटर किया है, तभी तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है। समझ में आई? तो वो ये इस तरीके से रिवील नहीं करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो टाइम फ्रेम है ना, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है स्मार्ट मनी के उसमें। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कभी विश्वास नहीं कर सकते। अगर आपको इंस्टीट्यूशन की पोज़ीशन देखनी है वाक़ई में, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जाओ, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाओ। अब देखो आप, अब देखो कि कहाँ पर आपका, 1 सेकंड इसको मैं हटा दूँ। यस। अब कहाँ पे उनकी पोज़ीशन रिवील हो रही है, क्योंकि 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत सिग्निफिकेंट और बड़ा टाइम फ्रेम है। देखो, जैसे ये देखो, यहाँ पर इनकी पोज़ीशन रिवील हो गई है। इस पॉइंट पे नज़र डालो, इसको हटाओ पहले, इसको भी हटाओ और इसको भी हटा दो, ठीक है? ये वाली कैंडल्स पे नज़र डालो, दिस कैंडल एंड दिस कैंडल, ये 1 घंटे की कैंडल है, ये भी 1 घंटे की कैंडल है। तो आप देखोगे ये 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, मतलब 2 घंटे तक प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर गया। ये रिटेलर के बस की बात तो है नहीं है कि 2 घंटे तक प्राइस को वो ऊपर सस्टेन करके रखें। यहाँ पे कोई ना कोई स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन रिवील करी है, और स्मार्ट मनी पोजीशन अपनी रिवील ना मजबूरी में करते हैं। ये बात और मैं बता दूँ आपको, स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशन अपनी जो पोजीशन है ना मजबूरी में रिवील करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पर बाय नहीं किया अग्रेसिवली, तो बाद में भाई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो अग्रेसिवली यहाँ पर पोजीशन दिखाई, और आप देखोगे बिटकॉइन के चार्ट पे, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लाइन यहाँ पर खींच दूँगा, दिस लाइन, और जो है हमारा 62,500।
इस लाइन तक प्राइस आपको कई दिनों तक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर उनकी पोजीशन ऑलरेडी रिवील हो चुकी है। यहाँ पर स्मार्ट मनी घुस गया, जब एक बार घुस गया तो फिर वो प्राइस को रन कराएगा, वो अपना लॉस नहीं होने देगा, ठीक है? अपना लॉस नहीं होने देगा यहाँ पर, ठीक है? तो इस तरीके से हमको उनकी पोजीशन वगैरह पता चलती है। बड़े टाइम फ्रेम में देखना स्मार्ट मनी की पोजीशन भी रिवील होते हुए आपको दिखाई देगी, ठीक है? एग्जीक्यूशन मिनिमाइज मार्केट इम्पैक्ट, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर मार्केट में इम्पैक्ट आया था, प्राइस काफ़ी ऊपर गया था। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केस में उनकी जो क्या कहें कि स्पेशलिटी जो होती है, वो ये होती है कि वो अपनी शून्य में पोजीशन बना लें और किसी को पता भी ना चले। ओके ब्रो, चलो। ल 5th पॉइंट क्या है? इंस्टीट्यूशन थिंक इन कैपिटल एलोकेशन। एवरी ट्रेड रिसीव ओनली अ पोजीशन ऑफ portion of capital, total capital. Risk is diversified across position. Position size depend on opportunity, quality. They never risk everything on one idea. ये लास्ट पॉइंट है ना, ये आप अपने रिटेलर्स से रिजेंबल कर सकते हो। रिटेलर्स क्या है ना कि अगर कोई एक अच्छी ट्रेड मिल जाए, कोई एक अच्छी ट्रेड दिख जाए कि हाँ, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, 1 लाख रुपए का कैपिटल है ना, पूरा का पूरा 1 लाख डाल देंगे। कहेंगे देखी जाएगी जो होगा, स्टॉप लॉस लेना पड़ा ले लेंगे, नहीं तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बनेगा। वो क्या करते रिस्क एवरीथिंग। इंस्टीट्यूशन डोंट रिस्क एवरीथिंग एंड रिटेलर्स रिस्क एवरीथिंग ऑन वन आइडिया। ये बेसिक डिफरेंस है। इंस्टीट्यूशन थिंक्स इन कैपिटल एलोकेशन। ठीक है भाई, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, तुम 20,000 से ट्रेड ले लो, ताकि अगर वो ट्रेड रिवर्स हो तो तुम्हारे पास रिवर्स करने का तो पैसा हो। अब ये क्या होता है ना कि एक बार में जब आप पूरा पैसा लगा दोगे ना, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए पूरे के पूरे ठोक दिए। अब वहां से आपका स्टॉप लॉस वगैरह हिट नहीं हुआ, वहां से प्राइस रिवर्स होने लगा, या फिर आपको कहीं दूसरी जगह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। मान के चलो आप निफ्टी में देख रहे थे, आपको बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वहां पर आपको लगाने पास पैसा ही नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी मिस आपकी, और हो सकता है कि ये ट्रेड भी आपका लॉस में चला जाए। तो तीसरी लाइन पकड़ो, पोजीशन साइज डिपेंड ऑन अपॉर्चुनिटी क्वालिटी। अगर कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो वहां पे हम ज्यादा पैसा लगा देंगे, ताकि बाकी पैसा हम अपना बचा के रखें दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए। एवरीथिंग रिस्क नहीं कर देंगे एक ही ट्रेड पे। ये मेजर डिफरेंस है। मैंने क्या बोला, ये वीडियो हम डिफरेंसेस के ऊपर बना रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन किस तरीके से सोच रहा है, रिटेलर किस तरीके से सोच रहा है। तो इंस्टीट्यूशन इस तरीके से सोच रहा है, कभी भी एक आइडिया पे पूरा पैसा नहीं लगा रहा है, ग्रेजुअली अपनी पोजीशन बिल्डअप कर रहा है। हर ट्रेड के लिए एक सिग्निफिकेंट पोर्शन एलोकेटेड है कि ये ट्रेड है, इसमें 100 करोड़ ही लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा नहीं। बैंक में डालें 10,000 करोड़, लगाऊंगा 100 करोड़, क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो वहां पर मैं 5,000 करोड़ भी एक बार में लगा सकता हूँ। समझ में आई? वो चीज है यहाँ पर। तो ये माइंडसेट अपना बिल्ड करो। पहली ट्रेड हमेशा छोटी लो, भले ही चाहे जितनी अच्छी लग रही हो आपको। आपको लग रहा हो कि बस यहाँ से तो प्राइस ऊपर जाना ही जाना है, जितना भी कॉन्फिडेंट हो आप ट्रेड में, हमेशा 20% से ज़्यादा अपनी कैपिटल कभी भी एक ट्रेड में नहीं लगाना। क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, वो ट्रेड लॉस में भी आ सकती है। नहीं तो आपको हाल के हाल कहीं दूसरे स्टॉक में या कहीं और आपको अच्छी एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो क्या होगा, मान के चलो आपने यहाँ पर 20% लगाया, वहाँ पर भी आपने 20% लगा दिया। तो अगर एक लॉस में एक प्रॉफिट में चली गई तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में गए। दोनों प्रॉफिट में चली गई तो फ़ायदा ही फ़ायदा, दोनों लॉस में चली गई तो 1 लाख रुपए जो पूरा लगा रहे थे, उससे तो 40% ही कम लॉस हुआ ना। समझ में आई? तो ये माइंडसेट को थोड़ा डेवलप करो। जितना अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सोचो कि चलो ठीक है, मेरे को अगर निफ्टी में 10 लॉट लेना है, मेरी कैपेसिटी 10 लॉट की है, तो मैं 2 लॉट लूँगा। प्राइस जब ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा तो 2 लॉट और डाल दूँगा। फिर ऊपर जाएगा तो 2 लॉट और डाल दूँगा, टुकड़ों-टुकड़ों में डालूँगा, एक बार में नहीं डालूँगा, क्योंकि अगर एक बार में 10 लॉट डाल दिया और एक रेड कैंडल बनी तो पसीने छूट जाएँगे और वहीं पे आप निकल जाओगे। समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूँ आज, ठीक है? कोई हवा में ऐसे फालतू फंड की बातें नहीं कर रहा है यहाँ पे मैं, ठीक है? चलो, फिर इसके बाद है 6th पॉइंट, इंस्टीट्यूशन अंडरस्टैंड मार्केट साइकोलॉजी। इंस्टीट्यूशन मार्केट साइकोलॉजी को समझते हैं। रिटेल ट्रेडर्स ऑफ्टन रिएक्ट इमोशनली, इंस्टीट्यूशन रिमेन प्रोसेस ड्रिवन, they understand fear and greed influence prices, emotional extremes can create opportunities, discipline overweight excitement। ठीक है, देखो, रिटेल ट्रेडर्स ऑफ्टन रिएक्ट इमोशनली, तभी तो वो रिटेलर्स हैं, क्योंकि वो इमोशनल रिएक्ट कर रहे हैं प्राइस पे। ब्रेकआउट हुआ तो अब यहाँ से तो प्राइस ऊपर जाना ही जाना है, बाय कर लेंगे इमोशनली होके। फियर ऑफ मिसिंग आउट उनके अंदर रहता है, फोमो के अंदर वो बाय कर लेंगे।
इंस्टीट्यूशन अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट साइकोलॉजी को, उनको पता है कि जो फ़ियर एंड ग्रीड है, वो मार्केट के जो प्राइसेज़ है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप मार्केट में पैनिक का सिनेरियो दिखाओ ना थोड़ा-सा। एक बड़ी कैंडल अगर वो इंस्टीट्यूशन बना दे ना किसी स्टॉक में, तो सारे के सारे लोग वहाँ पे सेल करने में आ जाएँगे। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम फ़ियर दिखाएँ मार्केट में तो सारे लोग फ़ियर में आ जाएँगे। अगर हम ग्रीड दिखाएँ तो सारे ग्रीड में आ जाएँगे, क्योंकि वो चल रहे हैं प्रोसेस ड्रिवन और आप चल रहे हो इमोशनली। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है? वही जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था। हमको एग्ज़ैक्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमको ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है। इमोशनल होने का कोई काम ही नहीं है इसमें। एंट्री पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ही एंट्री होनी है। नहीं आएगा प्राइस नहीं लेंगे। पेशेंस होना चाहिए। तभी आप इमोशन को अपने बीट कर पाओगे, ट्रेडिंग में खासकर और लाइफ में भी। इमोशनल एक्सट्रीम्स कैन क्रिएट अपॉर्च्युनिटीज़, डिसिप्लिन ओवरवेट एक्साइटमेंट। जो डिसिप्लिन है, जो आपका ट्रेडिंग डिसिप्लिन है, वो कैसे बिल्डअप होगा? जब आप एक्साइटमेंट को छोड़ोगे, जब आप इमोशन को छोड़ोगे और सिस्टम ड्रिवन काम करोगे। पहले से ही प्री प्लान्ड अपना कैपिटल एलोकेशन करके रखोगे, पहले से ही अपनी एंट्रीज़ फाइंड आउट करके रखोगे, पहले से ही ये देखोगे कि कहाँ पर प्राइस है, क्या ये एक की लेवल के पास है कि नहीं है? क्या वो कैंडलस्टिक किस तरीके से बिहेव कर रही हैं? जैसा कि वो जो हमारा बिटकॉइन पे था एग्ज़ाम्पल जो हम इतने देर से देख रहे हैं, उसमें ऊपर कैंडल पे विक थी एक, आपने अगर देखा हो, नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, ऊपर इस कैंडल में एक विक थी, कौन-सा 5 मिनट का था? हाँ, ये वाला पॉइंट था, इसको मैं फिर से मार्क करता हूँ, ये देखो। इसको थोड़ा ज़ूम करूँगा, तो आपको ये कैंडल की जो हरकत है ना, उसी से पता चल जाएगा क्या ये रियल ब्रेकआउट था कि नहीं था। मैंने आपको क्या बोला? जितनी भी कंडीशन हमने पढ़ी है रियल ब्रेकआउट की, उसमें ये कैंडल जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने थी, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनने थी। लेकिन आप देखोगे कि बनते ही बनते क्लोज़ होते ही होते यहाँ पर इतनी बड़ी विक आ गई, मतलब कि सेलर तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, सेलर तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये साइकोलॉजी आप समझो, एक्साइटमेंट में इमोशन होके ट्रेड नहीं करना है। बहुत सारे लोग तो क्लोजिंग का भी वेट नहीं करते हैं। अगर आपको एक ही चीज़ अगर आपको सुधारनी है आज ही के दिन, तो क्लोजिंग का वेट कर लो। आप ये समझ लो कि 50% डिसीजन यहीं से सही हो जाएँगे। आप क्लोजिंग का वेट करना स्टार्ट कर दो। क्लोजिंग का वेट कैसे करना है मैं बता देता हूँ, क्या होती है क्लोजिंग वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखो, अभी कहीं न कहीं तो प्राइस चल रहा होगा ना, यहाँ पे चल रहा है देखो, ये प्राइस चल रहा है। क्लोजिंग होती है ये, इस पॉइंट पे ध्यान देना, यहाँ पर ना एक टाइमर चल रहा होगा। ये देखो टाइमर चल रहा है ना, 2:26 सेकंड, 2:25 सेकंड इतने बाकी हैं। मतलब कि अभी इस कैंडल को ये जो नीचे जा रही है ना रेड कलर की, इसको बनने में, खत्म होने में 2 मिनट का समय है। तो इस पे अभी इसको रेड नहीं समझना। हो सकता है कि ये ऊपर जाके ग्रीन कैंडल बन जाए अभी, बंद होने से पहले-पहले। तब क्या होगा? तब आपका जितना भी जो सिनेरियो है, जैसे अभी रेड बन रही है, तो आपका ये सही है कि यहाँ पे नीचे जा रहा है, मतलब कि मैं सेल साइड की ट्रेड लगा सकता हूँ। वो कब लगाओगे? लगाओगे, उसमें भी लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो तब लगेगी जब यहाँ पर हमको कन्फर्म हो जाए कि हाँ, ये वाक़ई में एक रेड कैंडल बन रही है। अभी देख रहे होगे आप 1 मिनट 40 सेकंड बाकी है और अभी हो सकता है कि यहाँ से दोबारा एक रेड कैंडल बन जाए, नहीं बने तो विक वगैरह बन जाए नीचे, इधर इधर ऊपर आके थोड़ी क्लोज़ हो जाए। तो उससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि यार इसमें बायर अभी है मौजूद, बायर नीचे से पुश कर रहा है। तो इसलिए अगर नंबर 1 चीज़ अगर आपको कोई सुधारनी है आज ही के दिन, तो वो आप 50% अपनी ट्रेडिंग को सुधार सकते हो, जस्ट वेट फॉर दिस प्राइस टू क्लोज़। ठीक है? चलो, 7th पॉइंट अब हम थोड़ा जल्दी-जल्दी कवर करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसको आप आराम से पढ़ते रहना। अ, टेलीग्राम पे डाल देंगे इसका पीडीएफ, उससे से आप देख लेना। इंस्टीट्यूशन ट्रेड्स द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर मतलब एक बिगर टाइम फ्रेम से आप समझो। जो बड़ा टाइम फ्रेम है, बिगर टाइम फ्रेम है, वो हमेशा जीतेगा। जैसे जो हमने इम्बैलेंस बताया था आपको, सॉरी इम्बैलेंस बोल रहा है, जो अ, बड़ी-बड़ी कैंडल बताई थी ना ग्रीन कलर की 2 कैंडल, मैंने बोला था इसके नीचे प्राइस बहुत दिनों तक नहीं जाएगा क्योंकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो बड़ा टाइम फ्रेम है। तो बड़ी पिक्चर देखो, छोटी पिक्चर देखोगे ना तो छोटे बन जाओगे। हायर टाइम फ्रेम डिसाइड डिसीजन मेकिंग, मैक्रो ट्रेंड्स इन्फ्लुएंस ट्रेड डायरेक्शन, शॉर्ट टर्म नॉइसेस फिल्टर आउट, मल्टीपल टाइम फ्रेम इंप्रूव पर्सपेक्टिव। जो इंस्टीट्यूशन है, वो समझ लो कि उसका जो बड़ी पिक्चर है, जो बड़ा गेम है, वो बड़े टाइम फ्रेम पे ही चल रहा है। छोटा टाइम फ्रेम तो यार ट्रेडिंग के लिए फेमस है।
जो रियल में जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे जो म्यूचुअल फंड हाउसेज़ हैं, आपको क्या लग रहा है कि वो इंट्राडे ट्रेड करते होंगे? कोई नहीं कर रहा है इंट्राडे ट्रेड, अपन ही कर रहे हैं बस। वो लोग करते हैं पोजिशनल ट्रेड, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। तो जब 2 साल के लिए अगर आपको ट्रेड करना है, तो क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करोगे? आप देखोगे 1 घंटे का टाइम फ्रेम, आप देखोगे 1 दिन का टाइम फ्रेम, आप 1 वीक का टाइम फ्रेम भी देख सकते हो। तो बड़ी पिक्चर कैसे पता चलेगी? वो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो। बड़ी पिक्चर ऐसे दिखाई देगी, ये चार्ट देखो आप। ये चार्ट हमारा, ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर इसको मैं पूरे इस पे ले लूँ, सबसे पहले इसको हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। अगर मैं पूरा इतना चार्ट अपना इसमें डाल दूँ, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि यार प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है और मैं सोचूँगा कि यार प्राइस एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में है, तो मैं ऊपर की साइड ट्रेड करता हूँ। हाल-फिलहाल मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूँगा। अब देखो, अब आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप कहोगे कि यार ये तो कुछ अलग ही कहानी हो गई यहाँ पर। क्या हो गया? कुछ अलग ही कहानी हो गई। यहाँ तो प्राइस हमारा नीचे की तरफ दिख रहा है, मतलब कि डाउन साइड का प्रेशर है। तो बड़ी पिक्चर कैसे पता चली हमको? डेली टाइम फ्रेम पे। काहे में? डेली टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली भी नहीं, आप हावरली देखो, 4 आवर देखो, कभी भी ट्रेड करो। इसके ऊपर ना मेरे को एक फुल लेंथ वीडियो बनाना है डेली बायसेस के ऊपर। इसको मैं बनाऊँगा ज़रूर। 1-2 दिन का टाइम लेके बहुत अच्छे से इसको मैं समझाऊँगा कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस डेली बाइस कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है? देखो, डेली बाइस क्या है? सिमिलर एक डायरेक्शन देखो कि प्राइस कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये आपको डेली करना है, डेली बायस नाम ही इसका ये है। डेली बायस फाइंड करना है, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे स्विंग कर रहे हो, ताकि आपको ये ओवरऑल दिमाग में रहे कि प्राइस हमारा कहाँ जा रहा है, किस पॉइंट पे जा रहा है। क्या वो नीचे की तरफ जा रहा है? अगर नीचे की तरफ जा रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, तो छोटे में भी तो जाएगा नीचे। ऊपर वो टेम्परेरी जा रहा होगा, लिक्विडिटी लेने जा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल जो इंटेंडेड मूव है इंस्टीट्यूशंस का, वो नीचे ही है। वो कैसे पता चला हमको? जस्ट बिकॉज़ ऑफ हायर टाइम फ्रेम। ओके? चलिए। नाउ इंस्टीट्यूशन केयर अबाउट एग्जीक्यूशन, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंस्टीट्यूशन का जो पूरा का पूरा एम है, वो ये है कि कम से कम मार्केट में फ्लक्चुएशन आए। कम से कम मतलब कि किसी को अपनी पोजीशन रिवील ना हो, वही वो चाहते हैं। क्योंकि अगर उनकी पोजीशन रिवील हो गई, जैसे पता चल गया कि यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूशन ने बाय किया, सबको पता चल गया, तो कौन सेल करेगा फिर? सारे लोग ही बाय करेंगे फिर। फिर वो उनको सेल साइड के ऑर्डर कहाँ से मिलेंगे? और दूसरा, बड़े मूव आएँगे तो उनका ही लॉस होगा, उनको स्लिपेजेस चार्जेस ज़्यादा देना पड़ेंगे। जैसे मार्केट ऑर्डर है, बहुत अच्छा सिस्टम है समझने के लिए। अगर आप 100 क्वांटिटीज़ किसी भी स्टॉक की मार्केट ऑर्डर में खरीदो, तो तुरंत में बाय हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा चार्ट में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप 5 लाख स्टॉक किसी भी कंपनी के, मैं कह रहा रिलायंस के भी अगर डाल दोगे ना आज की डेट में 5 लाख स्टॉक, तो रिलायंस में भी भाई साहब 2-3 ग्रीन कैंडल आप बना दोगे। समझ में आई? जस्ट बिकॉज़ ऑफ मार्केट ऑर्डर। और मार्केट ऑर्डर होते हैं जो एक्सचेंज है वो हाल के हाल स्लिपेजेस वगैरह लगा के प्राइस को एकदम से जंप कराती हैं, फिर वो वापस भी आता है। ऐसा नहीं है कि जाके ऊपर ही रह जाएगा, ऊपर जाके हल्के-हल वापस भी आ जाएगा। समझ में आई? तो ये स्लिपेज होने की वजह से वो एग्ज़ीक्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये तो पूरा का पूरा स्मार्ट मनी का ही है, इसमें हमको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम बस ये सीख सकते हैं कि एफिशिएंट एग्जीक्यूशन reduce stock cost, order may be spread across venues or time, ट्रेडिंग इज रिलेटेड एज अ बिजनेस प्रोसेस। ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस प्रोसेस वो करते हैं, मतलब कि बिजनेस प्रोसेस मतलब बिजनेस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर मैं मान के चलो कि ये जो माइक है, ये पूरी दुनिया में 1000 रुपए का मिल रहा है और मैं इसको बेवकूफ़ बन के 1500 का खरीद लूँ, तो मेरे को तो लॉस ही होगा ना। अब मैं इसको आगे कैसे बेचूंगा? सब जगह 1500 का, मतलब 1000 का मिल रहा है और मैं खरीद के ही 1500 का लाया, तो मैं तो लॉस में जाऊँगा ना। तो वही चीज़ है, स्लिपेजेस क्या है? मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाएगी, तो फिर आपको एट द एंड ज़्यादा प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, तो लॉस अपना ही है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। दे ट्रीटेड ट्रेडिंग एज़ अ बिज़नेस प्रोसेस। ओके ब्रो। चलिए, इंस्टीट्यूशन नेवर मैरी अ बाइस, ये हम पहले भी बता चुके थे कि जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो कभी भी एक चीज़ को फ़ॉलो नहीं करेंगे। एक डायरेक्शन को फ़ॉलो नहीं करेंगे, दे आर न्यूट्रल। अगर वो ट्रेडिंग पे आते हैं तब। बाइंग और सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पोजिशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये ट्रेड की बात कर रहा हूँ। जब वो ट्रेड करने आ रहे हैं तो वो उनका कोई बायस नहीं है। ओपिनियन चेंजेस विदिन न्यू इन्फॉर्मेशन। हाल-फिलहाल जो ओपिनियंस हैं, नई इन्फॉर्मेशन मार्केट में आई, नई इन्फॉर्मेशन क्या आई? अभी तक मार्केट ठीक चल रही थी, पॉजिटिव जा रही थी। अचानक से ट्रम्प का मैसेज आ गया कि अब ईरान के ऊपर बम फेंकेंगे आज शाम को।
तो ओपिनियन आया, नई इन्फॉर्मेशन आई, चेंज हो गया। अभी हम खरीद रहे थे, अब हम बेचने में लग जाएँगे। समझ में आई? दे अडैप्ट व्हेन मार्केट कंडीशन चेंजेस। मार्केट कंडीशन जैसे-जैसे चेंज होती जाएगी, जैसे मान के चलो कि प्राइस हमारा नीचे जा रहा था, फिर ऊपर जाने लगा, तो उनका उस अब वो बुलिश साइड जाना पसंद करेंगे। मतलब मार्केट की जो साइकिल है वो चेंज होती है, उनको दिख रही है, तो उस तरीके से वो अपने आप को अडैप्ट करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ स्ट्रेंथ, ईगो हैज़ नो प्लेस इन ट्रेडिंग, प्रोटेक्टिंग कैपिटल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट देन बीइंग राइट। ये चीज़ आप सीख सकते हो इंस्टीट्यूशन से। क्योंकि भाई आप तो कर रहे हो 1 लाख 2 लाख से ट्रेड, वो तो कर रहे हैं 10-10 15-15 हज़ार से ट्रेड। तो उनकी जो कैपिटल है, उनको 15,000 करोड़ रुपए से प्रॉफिट भी कमाना है, लेकिन प्रॉफिट बाद में कमाएँगे। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, कहीं 15,000 के लॉस करके 10,000 पे ना पहुँच जाएँ। समझ में आई? तो इसलिए आप देखोगे कि जितना बड़ा कैपिटल होगा ना, उतने कम रिटर्न लोग कमाते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस पे जाओगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा यार साल का 14% या 15% कमाते हैं बस। इतना उनका एम होता है। अगर 15% से ज़्यादा कमा लिया तो आउटस्टैंडिंग फंड में वो आ जाएँगे। तो आप खुद सोचो यार, आपको तो लगता है कि यार मैं एक ट्रेड लेता हूँ तो साला 50% तो मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ। तो ये इंस्टीट्यूशन तो साल भर ट्रेड कर रहे हैं, 15% कर रहे हैं। नहीं, वो ट्रेडिंग के प्रॉफिट से ज़्यादा कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में 95% टाइम उनका जाता है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में, ना कि कैपिटल को ग्रो करने में। ग्रो तो हो ही जाएगा, 12, 13, 15%, 16% तो वो कमा ही लेंगे। कैसे भी करके अपॉर्च्युनिटीज़ तो मिलती हैं साल में इतनी सारी। लेकिन अगर कैपिटल ही नहीं रहा तो डंडा बजाएँगे फिर। मान के चलो कि कोई म्यूचुअल फंड हाउस है, उसके पास 10,000 करोड़ की कैपिटल है। अब जो 10,000 करोड़ पब्लिक के हैं ये, उनके तो है नहीं है। सब लोग अपनी एसआईपी करा के वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि इस साल उन्होंने अपना 20% लॉस करा लिया, 8,000 करोड़ पे आ गए। तो जितने भी लोग हैं उन सबका 20-20% लॉस हो गया। अब अगले साल ये फिर 5% लॉस कर गए, तो लोग कहेंगे कि अरे तो फर्जी म्यूचुअल फंड है, हटाओ इसमें से पैसा। तो वो एकदम से निकालने पे आ जाएँगे और उनकी लग जाएगी अच्छे से, और ये पूरा का पूरा और तगड़ा लॉस में चले जाएँगे। और तगड़े लॉस में चले जाएँगे और कंपनी बंद हो जाएगी पूरी। तो आपके लिए तो चलो ठीक है, लाख 2 लाख है, लेकिन इनके लिए प्रोटेक्टिंग कैपिटल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ना, तो लोगों का विश्वास चला जाएगा और लोगों का ही पैसा लगा हुआ है। तो वो खींच लेंगे अपना पैसा, और जब खींचेंगे तो इनको मजबूरी में उनको पैसा देना पड़ेगा, तो औने-पौने भाव में वो अपना सेल-वेल करके निकलना पड़ेगा उन्हें। तो ये दिक्कत है। बड़ा कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो पैसा कमाएँगे। बड़ा कैपिटल जितना ज़्यादा होता जाएगा उतने कम रिटर्न मिलेंगे। यूएस की बात करें तो यूएस वाले तो बेचारे 9 से लेके 12% में खुश हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे एफडी का रिटर्न ही 2% 3% है। यहाँ तो फिर भी अपन को 6-7% मिल रहा है। समझ में आई? ये चीज़ है। तो यहाँ पर आप क्या सीख सकते हो कि कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग राइट। अब चलो ठीक है, उनके पास करोड़ों में है, आपके पास लाख रुपए, तो लाख रुपए भी तो आपके हिसाब से ठीक है ना? आप तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं। 100 करोड़ रुपए होते तो ट्रेडिंग कैपिटल भी ज़्यादा होती। अब आपके पास है ही 5-10 लाख रुपए की नेट वर्थ आपकी, तो उसमें से लाख रुपए अगर आप लगा रहे, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपको बोला गया है कि कैपिटल प्रोडक्ट पे काम करो, पैसा तो अपने आप ग्रो होगा। अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, साल भर में क्या, हफ्ते 2 महीने में आपको बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि फालतू फंड की ट्रेड में नहीं घुसना है, अच्छी ट्रेड लेना है, कॉन्फिडेंस वाली ट्रेड लेना है, सीख के ट्रेड लेना है। सीखना है, आप हमारा प्राइस एक्शन का कोर्स जो है उसको चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में लाइव जुड़ सकते हो, वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो यार, करने के ऊपर है आपके ऊपर, ठीक है? लास्ट पॉइंट देखोगे आप, द इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट, कि इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट क्या होता है। दे थिंक लॉन्ग टर्म, नॉट ट्रेड टू ट्रेड। स्टे पेशेंट ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी, प्रोटेक्ट कैपिटल बिफोर सीकिंग रिटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये नंबर 1 पे रखना था इनके लिए। लेट द मार्केट कंफर्म योर आइडिया, द गोल इज नॉट टू विन एवरी ट्रेड, इज टू स्टे इन द गेम एज लॉन्ग इनफ फॉर योर एज टू प्ले आउट। समझ में आई? ये देखो, 2 चीज समझो, मजा आ जाएगा। सबसे पहली चीज तो प्रोटेक्ट कैपिटल अपन ने पढ़ लिया है। पहला लॉन्ग टर्म का सोचो, और सबसे लास्ट पॉइंट ये वाला, द गोल इज नॉट टू विन एवरी ट्रेड। गोल हमारा हर ट्रेड को जीतना नहीं है। गोल ये है हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कैसे स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में रह पाएँ। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय रहोगे तो कॉन्फिडेंस वाली ट्रेड बहुत सारी मिलती हैं। अगर खाली आप 2-3 चीज़ों पे ध्यान दे दो ना, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे अगर आप ट्रेड करने लगो, तो दिन भर आप बैठ जाओ, 100 से ज़्यादा स्टॉक आप देखो खोल के उनके चार्ट्स। आपको 100 में से कम 10-15 तो ऐसे स्टॉक्स मिल जाएँगे जो ब्रेकआउट हो रहे होंगे, जो ब्रेकडाउन हो रहे होंगे। बस आपको क्या देखना है, उनकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही है, हटाओ। जिसमें फुलफिल हो रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसमें ट्रेड कर लो। तो अननेसेसरी ट्रेड करने से बचोगे, लॉन्ग टर्म तक रहोगे। 2-3 अच्छी ट्रेड आई, पूरा का पूरा कैपिटल अपना बढ़ जाएगा, ग्रो हो जाएगा। तो प्रोटेक्टिंग कैपिटल
बिफोर सीकिंग रिटर्न एंड द गोल इज नॉट टू विन एवरी ट्रेड। क्योंकि अगर भाई ये इंस्टीट्यूशन अगर हर ट्रेड पे जीतने की कोशिश करेंगे ना, तो खत्म हो जाएंगे, महीने भर भी नहीं चल पाएगी इनकी कंपनी। समझ में आई? तो सोचो किस लेवल का वो पेशेंस लेके काम कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि यार इंस्टीट्यूशन तो हमेशा जीतता होगा, नहीं जीतता है, इंस्टीट्यूशन भी लॉस करते हैं, लेकिन उनका लॉस करने का जो तरीका है वो बहुत अलग है। वो लॉस करने से पहले क्या करते हैं, अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन का पहले ही इंतजाम कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, जो हमारे ऑप्शंस हैं, हम तो ऑप्शंस को ऐसे अंधे होकर ट्रेड करते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस क्या है ना, कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे मान के चलो कोई इंस्टीट्यूशन है, उसके पास रिलायंस के 1 लाख स्टॉक्स हैं और मार्केट नीचे जा रही है और उसको बेचना नहीं है, तो वो रिलायंस के पुट खरीद लेगा जाके। उसके पास तो पैसा है ही ना, आपके पास है पैसा, आप 1 लाख के रिलायंस के स्टॉक खरीदो और आप 10,000 के पुट खरीद लो, आप कोई सी भी अनसर्टेनिटी है उसमें आप अपना कैपिटल बचा लोगे। तो ये सारी चीज़ें ना दिमाग से आती हैं, माइंडसेट से आती हैं, नॉलेज से आती हैं। समझ में आई? चलिए, वेरी गुड। जितने भी लोग यहाँ तक बने हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने हमको झेला और पूरी की पूरी वीडियो हमने 1 रन में यहाँ पे कंप्लीट करी है, बिना कोई रोके, बिना कोई अ, ब्रेक लिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि यार बहुत साल हो गए, ये सब पढ़ते हुए बहुत साल हो गए। आप देख रहे हो कि मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह भी नहीं लिखता हूँ। सीधे काम, सीधे अपना हाल-ख्याल दिमाग में आता है, हाल-ख्याल बताते हैं, क्योंकि इतनी सारा इन्फॉर्मेशन दिमाग में लोड करके रख लिया, समझ में आई? तो ये चीज़ कैसे आएगी? नॉलेज लो, लगेगा, समय लगेगा, लेकिन आप भी बहुत अच्छे लेवल पे एक ना एक दिन पहुँच जाओगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो बहुत-बहुत धन्यवाद अगर अभी तक आप वीडियो में रुके हो। कमेंट करना अगर कोई और वीडियो पे अगर आपको चाहिए किसी और टॉपिक पे, तो उस पे भी बना दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।